नमस्कार, स्वागत है आपका अवसरनामा में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव कराने की। हाल के दिनों में कई सारे चुनाव उन्होंने सफलतापूर्वक कराए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कराए हैं। और सफलतापूर्वक इसलिए क्योंकि बिना हिंसा के कई जगहों पर इन्होंने चुनाव करवा दिए जहां पर बिना हिंसा के अब तक चुनाव हो नहीं पाते थे। तो 36 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सरकार को अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, विनम्र है और थोड़ी दबंग पर्सनालिटी भी है। क्यों ये दबंग पर्सनालिटी है, क्या उनके बैकग्राउंड की वजह से है, बहुत सारे सवाल हम करेंगे। मुलाकात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में आपने हाल के दिनों में बहुत सारे चुनावों को निपटाया है। 36 साल से आप सरकार को सेवा दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के पद में एक प्रेशर भी रहता होगा सफलतापूर्वक चुनाव कराना, नक्सल इलाकों में भी आपने चुनाव कराए हैं। किस तरीके का ये अनुभव रहा, कैसे सफलतापूर्वक आपने बिना हिंसा के चुनाव करवा दिया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में खासकर आयुक्त के रूप में जब हम काम करते हैं तो स्वतंत्र निर्णय लेना पड़ते हैं। इसमें कहीं किसी के मार्गदर्शन या कोई किसी के हमारे कि हमें कोई देखने वाला है, कोई कंट्रोल करने वाला है या कुछ ऐसी कोई बात है नहीं। संवैधानिक बॉडी है, आपको खुद को निर्णय लेना है, खुद को उसको क्रियान्वयन कराना है। ये बहुत बड़ी जवाबदारी थी और उस जवाबदारी को हमने पूरी कोशिश की निभाने की। और मुझे इस बात की खुशी है, संतुष्टि है कि नगरीय निकाय के निर्वाचन जो 151 निकाय में कराए हैं, 27 जिलों में पूरे 63 पंचायतों के निर्वाचन हमने कराए हैं और पूरी आयोग की पूरी टीम ने, सब ने अथक मेहनत की। और मुझे व्यक्तिगत, आपने व्यक्तिगत सवाल कहा है, व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि है कि ये काम हम बिना किसी बाधा के और बिना किसी बहुत परेशानी के संपन्न करा पाए हैं। ज़िले का भी आपने प्रभार संभाला है, राज्य निर्वाचन आयोग के तौर पर भी संभाला है। ज़्यादा प्रेशर किस में फील करते हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी भूमिका होती है? देखिए, जब हम जिलों में कलेक्टर के रूप में काम करते हैं तो जैसे अभी हमने, हमारे आयोग की भूमिका है, तो कलेक्टर लोग हमसे बात करते हैं, पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। लेकिन हम आयोग में बैठते हैं, आयोग में आपको खुद का विवेक, खुद के निर्णय और खुद के विचार विमर्श यही काम आते हैं। तो ये बड़ी भूमिका है, जवाबदारी है कि आपको फैसले लेना है, कब चुनाव कराना है, कैसे चुनाव कराना है, किस प्रकार से प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना है लोगों को, किस मोड में जाना है। ये बड़ी चुनौती वाला काम है, क्योंकि इसमें आपके पास में खुद के अलावा कोई आसपास का कोई एक मार्गदर्शक मंडल उपलब्ध नहीं होता है। बहुत सारी चुनौतियां आपने खैर इस राज्य निर्वाचन आयोग के तौर पर भी देखी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और लंबा कार्यकाल रहा उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को पहले ये हम जान लें कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी प्रशासनिक सेवा शुरू हुई थी, पहली पोस्टिंग कहाँ थी? देखिए, मैं मूलतः रहने वाला मध्य प्रदेश जिले के टीकमगढ़ जिले से हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा लगभग टीकमगढ़ में हुई। इसके बाद सर्विस में आने के बाद में मेरी प्रथम पोस्टिंग उज्जैन में हुई, द्वितीय पोस्टिंग जबलपुर में हुई। वहाँ से मैंने LLM किया, पढ़ाई जारी रखी सर्विस के दौरान। इसके बाद मैं दुर्ग में आया, राज्य बना, तो दुर्ग में नौकरी की शुरुआत इस प्रदेश में की। और वहाँ 2 जिले जो थे, उज्जैन और जबलपुर। एक उज्जैन धार्मिक नगरी, उसका अपना महत्व था, उसमें हमारे कार्यकाल में संघर्ष भी हुआ। दूसरा जबलपुर जिला एक कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में जाना जाता है, वहाँ का अलग अनुभव रहा। इसके बाद में इस नए प्रदेश में काम करने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या यहाँ का मामला हो, अनुभव सब ठीक रहा। पढ़ाई जब आप कर रहे थे, टीकमगढ़ की बात है, बहुत ज़्यादा विकसित उस समय नहीं रहा होगा। हम जब आज की स्थिति को देख के तुलना करते हैं, क्या विचार था, पहले से कुछ लक्ष्य आपने तय कर लिया था पढ़ते समय कि हाँ आगे लाइफ में यही करना है? देखिए, आपने अच्छी बात पूछी। जब मैं अपने टीकमगढ़ में अपनी पढ़ाई कर रहा था तो एक मन में बात होती थी, जब हम जाते थे, घूमते थे लोगों के साथ में, तो वहाँ पर एक सिविल लाइन्स में कॉलोनी हुआ करती थी। पहली बार आपको शेयर कर रहा हूँ ये बात। तो उसमें कलेक्टर बंगले भी थे, उसमें SDM लोग, डिस्ट्रिक्ट जज, तमाम प्रकार के बंगले सिविल लाइन्स में हुआ करती थी। तो वहाँ मैं कभी कभी जाके रुक जाता था। तो हमारा एक फ्रेंड बोलते थे, जब मैं यहाँ आया, इस हैसियत में आया, तो हमारे फ्रेंड बोलते थे कि अब मैं समझा कि आप क्या देखते थे। ऐसा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था, लेकिन था कि ऐसा हम भी बन सकते हैं, और ये लोग क्या काम करते होंगे, हम भी कुछ करके करें। तो एक मन में जरूर एक विचार आया था कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सबके बंगले देखता था, कार्यालय नहीं, ऑफिस,
वो आज पहली बार आपको शेयर किया ये, तो हमारे फ्रेंड अभी भी हैं मिस्टर चतुर्वेदी, वो देखते थे कि मैं आप समझा कि आप वहाँ खड़े क्यों हो जाते थे, वहाँ दौड़ देखते थे कैसे काम करते थे। तो किसी को भी एक मोटिवेट होने के लिए अपने आप को कहीं प्रेरित, स्वप्रेरणा, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण होता है, वो एक फैक्टर काम करता है। तो हो सकता है वो फैक्टर हमारे दिमाग में रहा हो, काम किया हो, और उसका रास्ता बनता गया और सब काम होते गए। बड़ा लंबा 36 साल का आपका लगभग करियर रहा है, चुनौतीपूर्ण हम बोले क्या, और भी कुछ दिक्कतें आई या कुछ यादगार लम्हे इस दौरान आपको देखने को मिले कि लगे हाँ पूरी ज़िंदगी जब आप अकेले बैठते हो तो याद आता हो हाँ वो समय बड़ा अच्छा था या बड़ा चुनौतीपूर्ण तरीके से मैंने पार कर लिया? देखिए, समय आगे बढ़ता गया। जब हम लोग उज्जैन में थे तो वहाँ पर संघर्ष का मेला हुआ था। इसके बाद में उज्जैन में 92 का जो बाबरी मस्जिद का मामला आया था, वो 92 में हमारे कार्यकाल में ही था। उसका एक अलग अनुभव है कि हमने पहले संघर्ष कराया, इसके अलावा बड़ा भारी लॉ एंड ऑर्डर हुआ जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी, एक इंक्वायरी भी हुई थी। उसको भी हमने एक फेस किया कि वो भी एक बड़ा मिक्सचर था, एक धार्मिक आयोजन, इसके बाद में बड़ा भारी लॉ एंड ऑर्डर। तो उसको किस प्रकार से उससे हम बाहर आए, पूरा प्रशासन बाहर आया, उसकी अलग एक हमारे पास भी एक अनुभव है। और इसके बाद हम जब जबलपुर आए तो जबलपुर उन दिनों में 92 में बड़ा प्रसिद्ध था वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, दंगे होने के लिए, कम्युनल राइट्स होने के लिए बड़ी भारी वो जगह थी। तो जो मैंने महसूस किया, आपको बताना ही चाह रहा था कि जिस प्रकार की हमारी कार्यप्रणाली उज्जैन में थी, उसके जस्ट रिवर्स हमको यहाँ जबलपुर में उसको करना पड़ी, क्योंकि वहाँ अनसोशल एलिमेंट से भी पाला पड़ता था, उनसे भी हमारा वाक़यात होता था। उसको कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की जो मापदंड हैं उनको बदलना पड़ता था, कैसे किससे डील करना है। क्योंकि ये बात आप ध्यान रखना, जब हम लोग काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, एडीएम हो, एसडीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तब आम पब्लिक की हेल्थ ठीक हो तो उसमें भले कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाए, हेल्थ मीन्स उसको कार्रवाई करना पड़ती है, उनको उस पर कार्रवाई करने के लिए आम जनता को राहत मिले। कई बार लगता है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये किसी एक दो आदमी पर ज्यादती भी ठीक नहीं लगती है, लेकिन लगता है कि हमारे सामने है कि पूरी सोसाइटी सेफ फील करे, वो लोग अनसेफ फील करें, जो लोग डरे हुए लोग, बाकी सोसाइटी सेफ फील करे, अपने आप को माने कि हमारी फ्रीडम है, हम सुरक्षित हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, सड़क पर सुरक्षित हैं। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का भरोसा आम जनता पर बना रहे। ये मेरे पूरे जीवन का सार रहा है कि भरोसा मत टूटे किसी का, और पूरी कोशिश करें, ताकत लगाएं कि हमारा जो पब्लिक का भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि हम निष्पक्ष हैं, हम आपको निष्पक्षता भी देते हैं, आपको निर्भीक आप होकर काम करें, जो भी काम आप कर रहे हैं वो भरोसा कायम रखने की कोशिश बहुत अधिक मैंने अपने पूरे जीवन में की है। और जबलपुर में लोगों को बहुत भरोसा उसमें हमने कायम रखा। मैंने जो आपसे कहा कि कुछ लोगों की हेल्थ बड़ी ख़राब हो, लेकिन आम लोगों की नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपको शुरुआती दिनों में सीखने को मिल गई। आपकी खासकर पहली पोस्टिंग में, जैसे आपने बताया, धार्मिक नगरी, महाकाल की नगरी, काफ़ी कुछ आपको अनुभव करा गई, सिखा गई। टीकमगढ़ में आपने बताया कि शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के दामाद भी बने, बिलासपुर आपके जैसे आपने बताया ससुराल है। संस्कृति थोड़ी अलग अलग दोनों की मिलती, टीकमगढ़ में बुंदेलखंडी, यहाँ छत्तीसगढ़ी। मैच कैसे हुआ, किस तरीके से छत्तीसगढ़ यहाँ पर आना हुआ? हालांकि उस समय तो सब संयुक्त मध्य प्रदेश रहा होगा। देखिए, वो आपने ठीक बताया कि संस्कृति में बहुत अंतर है। जो मैंने आपसे कहा कि हर आदमी को डील करने की अलग अलग पैमाने होते हैं, और मुझे वो थैंक्स गॉड के वो ईश्वर ने दिया है कि किस पे क्या डील करना है। जैसे आपने कहा, बहुत अंतर है संस्कृति में, और हर प्रकार से अंतर है, लेकिन उसको भी हमने बखूबी निभाया। उसके यहाँ के खासकर छत्तीसगढ़ के उनकी संस्कृति, परंपराएं, उनकी मर्यादाएं, उनका बोलचाल, रहन सहन, इस पर हमने बहुत ध्यान दिया, बारीकी से ध्यान दिया, और सबसे बड़ी बात उसको हम पालन किया। आज भी हम उन बात को अनुसरण करते हैं कि जो यहाँ की परंपराएं हैं, वो हम नहीं बोलते कि हम बुंदेलखंड के हैं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। हम जहाँ हैं उसी परिवेश में, उसी वातावरण में, उन्हीं के अनुरूप फैसले भी लेते हैं, काम भी करते हैं, और सबका साथ भी देते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें, संस्कृति की बात आपने की, लंबा वक्त भी फिर आपने यहाँ पर गुजारा है, रायगढ़ जैसी जगह पर भी आप रहे हैं। किस तरीके से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का कौन सा हिस्सा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, खान पान या और चीज़? जब आप घूमे होंगे छत्तीसगढ़ में कार्यकाल के दौरान, क्या पसंद आती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आपको इसकी इसकी सभ्यता और संस्कृति
और इसकी परंपराओं का अगर आपको अध्ययन करना हो तो केवल गांव में है। जब आप गांव में जाते हैं तो उसकी परंपराएं बड़ी, जैसे पता है, बड़ी अपरंपार हैं। और उनका चाहे खान पीने का तरीका हो, आपके स्वागत का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, और खुलापन और भोलापन। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ। जब मैं रायगढ़ में कलेक्टर था तो मैं लंच पे घर जा रहा था। एक आदमी मेरे पास, उसको देखता हूँ बैठा हुआ है, एक आदमी आता है, उसको मैं बुलाता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। तो वहाँ से बहुत बड़ा एरिया, कापू एरिया, अराउंड 100 किलोमीटर से दूर भी है, वहाँ का वो आदमी था। फिर हमने उससे कहा कि आप बताइए। बोले नहीं, आप खाना खा के आ जाइए। ये देखिए उस आदमी की, आप खाना खा के आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगा। अरे मैंने कहा आप दूर से आए होगे, आप बोले आप आइए ना सर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मुझे लगा मैं असमंजस में कि मैं इसकी बात सुनूँ और ये मुझे मौका दे रहा है, मैं इसको मौका देना चाहता हूँ। उसकी भलामनसाहत देखिए। फिर मैंने कहा कि मैं चैम्बर में बैठता हूँ। फिर मैं उतरा गाड़ी से अपने कक्ष में गया, तब वो आया कि सर मेरे छोटा सा मामला, बहुत छोटा मामला था। मुझे लगा कि किस प्रकार के लोग हैं, इनके बीच में इनसे बात करने में, इनका काम करने में कितनी संतुष्टि होती है, और जी हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो वही तो चल के हमारे पास आए। फिर हमने पूछा कैसे आए हो, तो किसी गांव से वो कापू तक बस में आए, बस से दूसरी बस बदले, सुबह से चले और 1:30 बजे पहुँचे हमारे रायगढ़ जिला मुख्यालय पर। तो मुझे अपने आप में एक नए प्रयोग थे, ये तरीका था कि उसमें पहली कलेक्ट्री थी मेरे रायगढ़ में। मुझे लगा कि इससे बड़ा कोई काम नहीं। आम जन की मुलाकात, जो आपको पब्लिक मिलने आती है, उससे बड़ा कोई काम नहीं, उससे बड़ी कोई जवाबदारी नहीं। एक आदमी ने मुझे ऐसी आंखें खोली, हालांकि उनसे मैं मिला, उसने मुझे मौका दिया कि आप खाना खा के आओ, फिर मैं देखा लूँगा। लोगों ने पूछ लिया उसने कि क्या है साहब, लंच पर जाएंगे फिर आएंगे, और मुझे बुला लिया। तो वो आना नहीं चाह रहा था। मुझे लगा कि इससे बड़ा काम नहीं। पूरी नौकरी में मैं लगभग सभी जिलों में काम किया हूँ, दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। मैंने कोशिश की कि जो भी हमारे पास आता है, बात करने आता है, मिलने आता है, तो उसको पूरा मौका दें, सुने। क्योंकि वो हमसे मिलने आए हैं, वो अपने घर छोड़ा है, तो हम तो वहीं कार्यालय में या घर पे। जी। तो ये छत्तीसगढ़ में देखा मैंने कि लोगों को जो अंदर है वो बाहर है, बहुत भोलापन है, इंसानियत है, और अगर आपको स्वीकार करते हैं तो बहुत मन से स्वीकार करते हैं। दिखावा नाम की चीज़ होती नहीं। जब आप, वैसे तो समय बहुत कम मिलता होगा, लेकिन जब आपको समय मिलता है क्या करना पसंद करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? देखिए, जब समय मिलता है तो परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, कई जगह मूवी देखने चले जाते हैं। शॉपिंग का बहुत कम शौक़ है, और अगर अधिक समय मिलता है तो थोड़ा घूमने का शौक़ है, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो। पूरे देश के कोशिश की है कि सब जगह एक दो बार होके आ जाऊँ। तो सभी धार्मिक प्लेस 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, 4 धाम कर डाले हैं, और इसके जितने भी स्थान हैं घूमने के लिए, जितने भी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे गोवा हो, चाहे अंडमान हो, चाहे लक्षद्वीप हो, ये सभी जगह जाने का मौका मिला। और उसमें एक अपने देश की संस्कृति, ये भी चीज़ें ज्ञान बढ़ाती हैं, अनुभव बढ़ाती हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं उसको एक भी उद्देश्य रहा कि जब बाहर जाके देखते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग परंपराएं उनकी होती हैं, उसको स्टडी भी करते हैं, और अच्छा लगता है। और सबका ये बहुत अहम चीज़ कही। मैं चाहूँगा कि यूथ जो आजकल का है बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाता है, नेट के ज़रिए पढ़ाई कर रहा है, बहुत सी संसाधन आज के समय में है, लेकिन पहले एजुकेशनल टूर जो हुआ करते थे वो बहुत ज्ञान देते हैं। वो कहते भी थे कि जो घुमंतु लोग होते हैं वो पढ़ंतु लोगों से शायद ज़्यादा ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान उनके दिमाग में होता है। क्या आपको लगता है कि हाँ, इस प्रकार के टूर स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए? देखिए, मैं कहीं एक जगह कहीं बात कर रहा था, तो आजकल का जो थीम है वो है कनेक्ट टू दी कनेक्टिविटी। चाहे कनेक्टिविटी टेलीविज़न की हो, मोबाइल की हो, लैपटॉप पर हो, कनेक्ट टू कनेक्टिविटी। और मैं कहीं बोल रहा था, लोगों से जो मिसिंग है आज की, खासकर यूथ में, वो है कनेक्ट टू दी नेचर। आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट करिएगा, आपको ना तो डिप्रेशन होगा, ना टेंशन होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज का जो यूथ है, अधिकांश लोग वो नेचर से कनेक्ट नहीं है। नेचर से कनेक्ट में, नेचर में सोसाइटी भी शामिल है, फैमिली भी शामिल है, पेड़ पौधे भी शामिल हैं, जीव जंतु शामिल हैं, टूरिस्ट प्लेस शामिल हैं, धार्मिक प्लेस शामिल हैं। नेचर का तो कोई सीमा नहीं है, अंतहीन है। तो जो मैं मिसिंग लिंक देखता हूँ यूथ में, वो अपने आप को नेचर से कनेक्ट नहीं करते हैं। वो नेचर से कनेक्ट करना, हम एक नेचुरल कहते हैं कि नेचुरल आता है, तो सब चीज़ नेचुरल आएगी। आपका दिमाग नेचुरल खुलेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलप होगी, क्योंकि आप नेचर से कनेक्ट हैं। अभी आपने चूँकि बोला, इसलिए मैं उसको बोल सकता हूँ कि उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपने आप को नेचर से डिस्कनेक्ट मत करें। काउंसलिंग हो रही, बहुत काम भी इस पे चल रहा है यूथ के लिए, और निश्चित रूप से आपने जो बात कही उससे इंस्पायर होना चाहिए।
लोगों को सीखना भी चाहिए कि नेचर से कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी चीज़ों से राहत भी मिल जाएगी, रिलैक्स मिल जाएगी, क्योंकि प्रेशर वैसे ही काफ़ी आजकल हर काम में रहता है यहाँ पर। आपने मूवी का जिक्र किया था, मूवी भी देख लेते हैं, मूवी देखने का भी शौक़ है, क्या कोई ख़ास टाइप की मूवी पसंद है या अभिनेता अभिनेत्री? नहीं, देखिए मूवी कोशिश करता हूँ कि जिसमें भी उसमें भी कुछ ना कुछ निकल के सामने आए। जैसे बात करता हूँ, मैंने लगान 2-3 बार देखी, क्योंकि लगान में हिंदुस्तान की आज़ादी और परतंत्रता, कि हम कैसे गुलाम थे, हम कैसे परतंत्र थे और कैसे आज़ादी किस प्रकार से हमें देखा जाता था। एक छोटी सी मूवी, छोटी सी मूवी है और उसने कितना बड़ा मैसेज देने का काम किया है। एक लोग कम मूवी देखते हैं चाइना गेट, और चाइना गेट को मैं देखता हूँ कि हमारे रिटायर्ड फौजी कैसा एक्सप्रेशन से लगे। थीम की बात है, वो समाज सेवा के लिए कितने आगे आ सकते हैं। तो उसको मैंने 2-3 बार देखा कि उस पर अलग अलग प्रकार के फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, वो कितना बड़ा संकल्प लेते हैं और कितना बड़ा काम करके दिखाते हैं। तो उन बातों को देखते हैं, लोगों से बोलता हूँ क्यों देखते हैं, क्यों बार बार देखते हैं। मैंने देखता है कि ये लोग कैसा काम कर सकते हैं, तो कहीं कहीं हमको ताकत देता है, कहीं कहीं हमारे लिए एक हौसला बढ़ाता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये लोग कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर सकते, ये लोग ऐसा कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते थे। लगान की बात की मैंने, लगान ये देखता था कि हम कैसा, हमें तो आइडिया नहीं है कैसा रहा होगा, लेकिन उसको देख के लगता है कि क्या होता था, क्योंकि वो तो प्रामाणिक है, उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके लोग, इतिहास जानना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो उस लगता है उससे एक सीख मिलती है कि अरे कैसे थे, अब हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने देश में पैदा हुए, देश में काम कर रहे हैं, के साथ ये आज़ादी मिली है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी के लिए। और उसको ऐसी कितनी खराब चीज़ थी हमारे सामने, हमारा अतीत में क्या क्या था। अब हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रता की आज़ादी आपको केवल स्वतंत्रता नहीं बनाती है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। कोई खास पसंद अभिनेता अभिनेत्रियों में? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं, मैं तो थीम देखता हूँ, थीम देख कर आप जाते हैं। स्टोरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर मैसेज देने की बात, उसकी कोशिश भी करता हूँ लोग बताने की, देखिए इसमें कौन सी बात निकल के आ रही। 2 मूवी का जिक्र किया, ऐसी 50 मूवी है जिसमें कुछ ना कुछ लोगों से बताता हूँ कि उससे देखिए उसने क्या बताने की कोशिश की है। आपने बताया टीकमगढ़ में आप पढ़े बढ़े हैं और आप छत्तीसगढ़ में हैं, तो खान पान में भी काफ़ी कुछ फ़र्क है वहाँ पे, मैंने देखा है। तो वहाँ की क्या कुछ चीज़ें आप यहाँ पर घर में बनवाते हैं, क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो तो छत्तीसगढ़ से हैं, तो खान पान को किस तरीके से आपने वहाँ को किस तरीके से समन्वय बनाया, या आप भी हाथ आजमाते हैं कभी? नहीं, ये तो मुझ पर वो काम तो नहीं बन पाता, लेकिन ये बात सही बोली आपने कि बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ रोटी है, यहाँ चावल है, वहाँ गेहूँ है, यहाँ चावल है, बहुत बेसिक अंतर है। लेकिन हमने कोशिश की है, हमारे परिवार ने कोशिश की है कि वो रोटी और गेहूँ और चावल को मिला दें, तो हमने उसको हर चीज़ को मिलाया है। जैसे यहाँ की भाजी है, हमारे वहाँ की भी कुछ सब्जी होती है, कभी ये कभी वो, और अंत में आके ऐसा हो गया कि जब मिक्स होते होते अब इतना मिक्स हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में वो क्या है और ये क्या है। और हमारी श्रीमती भी क्योंकि जाती रहती हैं हमारे पैतृक शहर तरफ, तो उनको पूरा आइडिया भी है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या ख़राब है। लेकिन एक मैंने कहा ना, विविधता होते हुए भी, अनेकता होते हुए भी हमने उसको एकता में कन्वर्ट किया है। और अब कहीं ऐसी कोई बात नहीं आती है कि ये डिश शुरू में कुछ लगा। मैंने कहा ना, बड़ा अंतर था गेहूँ और चावल, बहुत अंतर है कि हम गेहूँ एरिया के आदमी, गेहूँ खाने वाले, गेहूँ को उपयोग करने वाले, और ये चावल का एरिया। वहाँ चावल किसी खास मौके पे बनता, खास मौके, यहाँ रोटी खास मौके पे बनती थी। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको उनको एक, जैसे मैंने कहा ना, समन्वय बहुत जरूरी है, टीम वर्क से काम करना पड़ता है। उसमें भी हमारे जो यहाँ तक बात खाने पीने का है, उसमें भी टीम वर्क जुड़ा हुआ है। समन्वय, आपने सही कहा। मैंने देखा आपसे बातचीत के दौरान कि आप समन्वय बिठाने में बहुत शुरू से ही महारत आपको है। एक समन्वय और भी मैंने देखा कि आप जब पुरानी बातें करते हैं, प्राचीन, आपको इतिहास पसंद है, धार्मिक स्थल पसंद है, साथ साथ तकनीक का भी आप बराबरी से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने काम में आपने इस्तेमाल भी किया। जैसे हमने चुनाव में भी देखा, बहुत सी चीज़ों का आपने डिजिटाइजेशन कर दिया, पहली बार बहुत सारी चीज़ें आपने लागू की। ये किस तरीके का आइडिया दिमाग में आता है, कैसे समन्वय नए समय के साथ, डिजिटल युग के साथ बिठाते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मेरी एक मेरे काम में शामिल है कि लोगों से बहुत मिलता हूँ, मैं खूब बात करता हूँ। मुझे लगा कि लोगों ने सुझाव दिए, हमें लगा कि काम अच्छा है और कम खर्च का है, सरकार पे कम बोझ आएगा पैसे पर, और इसको किया जा सकता है। तो हमने इस आयोग में बैठ के 3-4 काम ऐसे किए हैं कि जो अभी तक ECI ने भी नहीं किए। भारत निर्वाचन आयोग ने जो काम नहीं किए, हमने वो काम यहाँ पर कुछ किए हैं। आप देखते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन, इतना बड़ा काम था कि लोग जानते थे कि ये कैसे होगा। हम बात करते हैं चंडीगढ़ में और यूपी में और महाराष्ट्र के कमीशन में,
तो बोलते आपने कर दिया, हमने कहा हमने कर दिया। बोले स्टेट में होता है, मैंने कहा आप स्टेट को समझते नहीं हैं, स्टेट के बारे में परसेप्शन लोगों का अभी ठीक नहीं है ऑल इंडिया लेवल पर कि सुकमा का, पंचायत का सरपंच भी ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकता है। हमने करके दिखाया। ये बड़ा इंटरवेंशन था टेक्नोलॉजी का, जो लोगों के 75,000 लोगों ने ऑनलाइन नॉमिनेशन किए हैं, से 75,000 लोगों ने, और पूरे 11,000 लोगों ने किए हैं अर्बन बॉडी में। हमारे लिए आंकड़ा, हमारे आपके लिए बात छोटी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर पर्सपेक्टिव में, तो लोग ताज्जुब करते हैं कि आपके यहाँ ही काम होता है। आपने देखा होगा हमने एक ऑनलाइन मतदाता पर्ची निकाली, वो ना केवल पर्ची थी, लोगों ने हमसे कहा कि आप मतदाता पर्ची बांटता है ECI, आप नहीं बांटते, आप बांटिए। हमने कहा हम उससे भी अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। तो हमने वो काम किया कि वो मतदाता पर्ची भी थी और साथ में वो डॉक्यूमेंट भी था, प्रूफ का काम किया उसने, वो कुछ काम करके दिखाया। हमने कहा कि एक प्रचार प्रसार का काम चलता है, स्वीप कार्यक्रम चलाते हैं ECI वाले, हमने उसको लोकल जागो प्रोग्राम बनाया, जागो वोटर, थीम छत्तीसगढ़ी में, काम करने वाले हम मामला, किसी को आउटसोर्स नहीं किया, कहीं किसी से कोई टेंडर नहीं, कोई कोटेशन नहीं। सेल्फी का रखा था, सेल्फी टैग करने वाला मामला, सैकड़ों लोगों ने उसमें सेल्फी टैग की है, उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। हम बताना ही चाह रहे थे कि हमारा कोंटा का और बलरामपुर के गांव का आदमी भी सेल्फी लेता है और सेल्फी को वो अपलोड करता है वेबसाइट पर हमारी। वो हम बताने, यहाँ के लिए छोटी बात है, बताऊँगा जब मैं बात करूँगा ऑल इंडिया लेवल पर, तो लोगों को लगेगा कि ये काम भी यहाँ के लोगों में होता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो डेमोक्रेसी का मुख्य आधार है कि डेमोक्रेसी में एक होता है आधार निर्वाचन, इलेक्शंस, वही पैमाना है डेमोक्रेसी का। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जिम्मेदारी का काम आपने बताया, लेकिन फिर भी कई बार चुनाव आयोग पे, उनकी कार्यप्रणाली पे आजकल सवाल भी कुछ लोग उठा देते हैं। क्या कोफ्त होती है कुछ? देखिए उससे हम तैयार रहते हैं मैम, क्योंकि देखिए जो आदमी जिसका काम कठिन हो जाता है और जिसको थोड़ा कहीं कुछ शंका बन जाती है तो वो उंगली उठाता है, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमें पता है और हमारी माइंडसेट है पूरे आयोग का कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र संपन्न हो। संविधान की जो हमें दायित्व सौंपा गया है उसी में लिखा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर 2 वर्ड जुड़े हुए हैं। पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग जानते भी, सब जानते हैं कि हाँ इसमें कहीं कुछ गुंजाइश नहीं, कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं, हमें उसका आक्षेप की हमें जानकारी होती है कि आक्षेप क्यों लग रहा है, तो आक्षेप को हम उसको हम वैसे रिएक्ट करें जैसे वो उन्होंने एक्शन दिया कोई, हम उसको रिएक्शन वैसे नहीं होना चाहिए हमारी, क्योंकि हम आयोग हैं, हमारा काम है, हमारा मैंडेट है कि हमको चुनाव कराना है। संविधान ने हमको मैंडेट दिया है, संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आपको ये काम करना है, तो वो काम हमें कैसे करना है। एक दिक्कत और भी आती है, जैसे आपने बताया कि जागो जो वोटर आपने अभियान भी चलाया, लेकिन शहर के लोग अभी भी बहुत अवेयर नहीं रहते हैं। क्या इसके पीछे आपको वजह लगती है? इतनी कोशिश के बाद गांव के लोग तक जाग जाते हैं, शहर के लोग सोए रहते हैं। देखिए शहर के बारे में, शहर के मतदाताओं के बारे में अलग टाइप की थीम है, अलग प्रकार की मानसिकता है। कुछ लोग लाइन से बचते हैं, लंबी लाइन से, कुछ लोग शहर के लोग काम में अर्जेंसी बहुत रखते हैं, व्यस्त बहुत रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है। जो वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है शहर में वो इसलिए होता है क्योंकि लोग, एक तो शहर का आदमी बहुत बिजी है, दूसरा थोड़ा सा वो सुविधा चाहता है, ये सुविधा चाहता है कि मतदान केंद्र पर अधिक समय ना लगे। और जो गांव में लोगों का जो उत्साह होता है वो एक उसका एक सामाजिक तानावाना भी है, सब इकट्ठे होकर आते हैं। अब यहाँ सबके पास में 4 व्हीलर है, अपने कार में बैठी फैमिली बैठी वोटिंग करके आ गए, गाँव के लोग इकट्ठे बैठते हैं, बाहर खड़े हो जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, घर से निकलते हुए बात करते हैं। तो उनकी मानिए जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा एक उत्सव है, उत्सव के रूप में लेते हैं। अगर आप देखें, एक सवाल और मैं आपसे, मेरे जहन में है, आखिरी सवाल भी होगा, और कई बाहर रहने वाले यूथ भी इस सवाल करते हैं कि जो बाहर जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी ट्रांसफ़र होते रहती है, इधर उधर जाते रहते हैं, वो अपने इलाकों में आकर या वहाँ से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियाँ नहीं होती हैं जब चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए क्या भविष्य में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई तरीका निकल सकता है कि वहाँ से बैठकर वोटिंग कर सके आने वाले समय में? देखिए वो सर्विस वोटर का मामला भारत निर्वाचन आयोग में है और प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ और समस्याएं हैं। क्योंकि इसमें मतदान केंद्र और मतदाता बड़ा सीधा संबंध है, मतदाता को मतदान केंद्र आना ही है। क्या अब आज से 10, 20, 25 साल बाद ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि वहीं से बैठे बैठे हम वोटिंग कर दें? देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन गुजरात ने एक पहल की थी, उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग की नगर निगम अहमदाबाद में, उसका रिस्पांस उतना अच्छा रहा नहीं। उस पीछे कारण ये कि सीक्रेसी ऑफ वोट बहुत बड़ा मुद्दा है
अगर आप ऑनलाइन वोटिंग करते हैं तो किसके सामने करते हैं, क्योंकि किसी सिस्टम पर जाना पड़ेगा, उसमें नेट कनेक्टिविटी होगी और कुछ फॉर्मेलिटी होगी। तो जो बैलेट पेपर की जो सीक्रेसी है वो केवल मतदान के अंदर ही संभव है। उसको 100% इंश्योर करना कि मतदान बिना दबाव के भी, बिना दबाव के उसकी इच्छा है किसको। आप देखिए, एक तो ये काम है कि वो एक आदमी अकेला जाता है, वहाँ साथ में कोई नहीं जा सकता, वो जब तक कि कोई विकलांग ना हो, किसी की ब्लाइंड ना हो टोटल, अदरवाइज किसी को एक आदमी, तो वो उसमें उसको इंश्योर करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर आदमी सिस्टम चलाना नहीं जानता है, हर आदमी ऑनलाइन नहीं कर, किसी न किसी मदद लेगा वो, फिर वो मदद लेने में कैसी मदद देता है। तो वो इसलिए हो सकता है कि आगे 10-20 साल बाद कुछ सिस्टम डेवलप हो ऑनलाइन वोटिंग के बारे में, क्योंकि आप ठीक बोलते हैं। आज का जो यूथ है वो चाहता है कि हम जब ऑनलाइन एग्जाम्शंस हो रहे हैं, ऑनलाइन बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, एयर की हो रही है, ट्रेन की हो रही है, तो वो चाहते हैं ऑनलाइन। लेकिन चूँकि इसमें थोड़ा गोपनीयता उसको देखना पड़ेगा, सीक्रेसी ऑफ वोट बहुत बड़ा मुद्दा है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है कि मतदान की गोपनीयता मतदाता जानता है, वो जानता है कि किसको वोट दिया है, वो कुछ भी बोले लेकिन जानता वही है, उसको बरकरार रखना एक डेमोक्रेसी के लिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए। बहरहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह थे, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, शुरुआत से ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हुए करियर में आगे बढ़े हैं और यही वजह है कि समन्वय बिठाने में माहिर हैं। उम्मीद है कि उनके जो अनुभव हैं उससे जो युवा प्रशासनिक अधिकारी हैं काफ़ी कुछ वो सीखेंगे, किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया जाता है युवा भी सीखेंगे, और समन्वय किस तरीके से बिठाकर ना सिर्फ सर्विस में बल्कि ज़िंदगी में भी आगे बढ़ा जाता है, ये भी इनसे सीखा जा सकता है। अगली बार अफसरनामा में फिर किसी नई हस्ती से होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त।